हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऑफ सोनी सर। दोस्तों, हम अपने पिछले लेक्चर में बुद्धि के बारे में बात कर रहे थे। बुद्धि के बारे में बात करते हुए हमने बुद्धि को जाना था कि क्या होती है बुद्धि। बुद्धि को समझने और जानने के बाद हमने बुद्धि के सिद्धांत स्टार्ट किया था और उसमें से कई सिद्धांत आपके हो चुके हैं। अपनी आई थिंक 2 से 3 लेक्चर्स बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हमने अलग अलग लोगों को लेकर कवर किया। हमने हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने चार्ल्स स्पीयरमैन, बीने, स्टर्न, इनके सिद्धांतों को कवर अप किया था। बीने, साइमन और स्टर्न के का जो राजाशाही का सिद्धांत था, इसको बहुत अच्छे से समझा था। और हमने समझा था चार्ल्स स्पीयरमैन का सिद्धांत, बहुत ही अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों को समझा था। गिलफोर्ड का सिद्धांत, ये सारी जो बातें हैं हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने आज ही चैनल को ज्वाइन किया है, वो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद पिछली क्लासेस भी जरूर करें, क्योंकि पूरा कंप्लीट बुद्धि आपके लिए यहां पर है। कंप्लीट बुद्धि है आपके लिए यहां पर। अभी आपके सिद्धांत खत्म नहीं हुए हैं। हम इतने सिद्धांत लेंगे, इतने सिद्धांत लेंगे कि कोई सिद्धांत बचेगा ही नहीं जो एग्जामिनर के चांसेस। वैसे तो बहुत सिद्धांत हैं, अगर आप सिद्धांत की किताब ले लेंगे बुद्धि के तो पूरी एक किताब है सिद्धांत की, लेकिन हम उतने सिद्धांत जरूर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में कहीं उसका नाम भी जिक्र भी किया गया है आपके सिलेबस में, तो वो सिद्धांत यहां पर कवर होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम और लेते हैं कुछ और सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं लुईस थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की। आज हम बात करने वाले हैं लुईस थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की। चलिए समझते हैं कि क्या होता है लुईस थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। पहली बात तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो आपका टेट का पेपर है, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है वो यही पूछता है कि लुईस समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। आपके आगे 4 ऑप्शंस रख देगा, स्टैनफोर्ड, बीने, थर्स्टन एंड किसी एक और का नाम थॉर्नडाइक, किसी का नाम डाल देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि समूह कारक सिद्धांत किसका है। तो सबसे पहले यही याद रखना है, सिद्धांत के नामों पे विशेष जोर दीजिएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में एक अच्छा 1 नंबर का गेन कराने का ये क्वेश्चन बन जाता है कि आप फिर डीप में भी कुछ नहीं पूछा, ऊपर नाम उठा के रख दिया और आपका 1 नंबर भी पक्का हो गया। तो लुईस थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत दिया है लुईस थर्स्टन ने। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लुईस थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के बाद बात करेंगे हम कि इनके सिद्धांत को बहुत डीप में जाके अब हम समझने वाले हैं। क्या कहते हैं इनके सिद्धांत को? तो इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। किसी भी समस्या समाधान के लिए इनमें सभी का होना आवश्यक है। यही कहता है लुईस थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। देखिए, हमारी जो इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया है, समूह कारक, देखिए नाम से ही क्लियर हो गया कि इन्होंने अगर समूह कारक सिद्धांत दिया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने बुद्धि को कई भागों में बांटा होगा। भाई तभी समूह बनता है बुद्धि का। जब इन्होंने बुद्धि के कई भागों में बांटा होगा तो एक समूह बना होगा, और इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया समूह कारक सिद्धांत। जो हमारी बुद्धि होती है उसके जो बेसिक डिवीजन है उसी की बात की है इन्होंने कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। भाई हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, कुछ चीजों को देखना समझते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं कि हाँ हाथ से ये हो रहा है, किसी चीज की खुशबू आ रही है, कोई चीज टेस्टी है कि नहीं, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, ये सारी चीजें हम कैसे समझते हैं? ये सारी की सारी चीजें हम समझते हैं आपके सेंस ऑर्गन से। तो इन्हीं सब चीजों को उन्होंने एक बुद्धि का नाम दे दिया है और कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ इन्हीं सब चीजों को एक बुद्धि का नाम दिया है कि जो हमारी प्राथमिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं, यही हमारी प्राथमिक मानसिक, कि हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम समझते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसिक सी एक बात कि क्या होता है प्राथमिक मानसिक योग्यता, जो आपके पहली लाइन है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है, किसी भी समस्या समाधान के लिए इनमें से सभी का होना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, देखिए मात्रा और प्रकार में तो ये भिन्न होती हैं लोगों में, किसी में ज्यादा किसी में कम पाई जाती हैं, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं
वो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है और किसी भी समस्या समाधान के लिए इनमें से सभी का होना अनिवार्य है। भाई आप बोल नहीं पाएंगे तो भी दिक्कत है, आप कहीं चल नहीं पाएंगे तो भी दिक्कत है, आपको किसी चीज को सोच नहीं पाएंगे, आपकी चिंतन की बुद्धि कम होगी तो भी आप नहीं, तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए किसी चीज को पहचानने में अगर आपको दिक्कत है तो भी समस्या का समाधान करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इनमें से सभी बुद्धियों का होना आवश्यक है। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर? तो आगे बढ़े। अगली जो बात इन्होंने कही है कि इनमें से जितनी भी बुद्धियां, जो इन्होंने बुद्धि के 7-8 प्रकार जो दिए हैं, इनका यह कहना था कि जो जितनी भी बुद्धियां हमने दी हैं, इनमें से अगर एक भी बुद्धि ऐसी हो जाए कि जो हमें, एक भी बुद्धि ऐसी हो जाए जो कि जो हमारे पास ना हो, एक भी बुद्धि ऐसी हो या फिर वो योग्यता है जो ना हो, जो बुद्धि की योग्यता है वो अगर ना हो, तो हम समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे, हम समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे। पहली बात। तो उसी क्रम में इन्होंने आगे बढ़ा के इस बात में और ऐड किया कि अगर इनमें से कोई भी बुद्धि हमारे अंदर नहीं पाई जाती है तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने किसी भी बुद्धि को मुख्य बुद्धि या किसी दूसरी बुद्धि को गौड़ बुद्धि नहीं कहा। इन्होंने किसी भी बुद्धि को मुख्य बुद्धि और किसी भी बुद्धि को गौड़ बुद्धि नहीं कहा है। इन्होंने सभी की सभी बुद्धियों को एक प्राइमरी बुद्धि का दर्जा दे दिया। बोला ये सारी हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यता है। इतनी बात क्लियर? क्यों नहीं कहा? देखो भाई, अगर हम बोल ले रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, अब चल नहीं रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खत्म। प्रॉब्लम आई, सोच नहीं पा रहे हैं, मान लिया सोच नहीं पा रहे हैं, ये नहीं है हमारे पास। या फिर हम किसी चीज को पहचानने में हमको दिक्कत हो रही है। अब इनमें से अगर एक भी ना हो तो शायद समस्या हल करने में हम सबको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब था इनका कि इनमें से सारी बुद्धियां जो हैं ये सभी के सभी हमारे लिए जरूरी हैं। ऐसी एक भी बुद्धि इनमें से नहीं है कि जो हमारे लिए कम या ज्यादा जरूरी हो। तो इसीलिए इनमें से जब सबकी जरूरत है हमें, तो इन्होंने किसी को मुख्य बुद्धि नहीं कहा। अगर कोई ये पूछ ले कि किसने मुख्य बुद्धि नहीं कहा है, किसी की भी बुद्धि को मुख्य बुद्धि नहीं कहा है, तो लुईस थर्स्टन ने किसी भी बुद्धि को मुख्य बुद्धि नहीं कहा है। इन्होंने जितनी भी बुद्धि थी, बुद्धि के जितने भी प्रकार दिए, उन सब को कहा कि ये सभी की सभी हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, मतलब प्राइमरी है। जैसे कि आपको पता है कि आप प्राइमरी के लिए, आप ज्यादातर जितने भी लोग हो यहाँ पे प्राइमरी मास्टर वाले हो, तो प्राइमरी क्या होता है? बेस होता है। प्राइमरी अगर आपका बेकार हो गया तो आगे, जिस कहते नहीं है, जब बच्चे बड़े होते कहते हैं सर बेस कमजोर हो गया, तो बस वही हाल है कि बेस कमजोर होता है जब प्राथमिक शिक्षा कमजोर होती है। ठीक है, तो यही ऐसी यही बात है आपकी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की, कि इनमें से सभी का विकास होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि लुईस थर्स्टन ने बुद्धि को जब डिवाइड किया तो उन्होंने किन किन भागों में इसको डिवाइड किया है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्होंने 7 भागों में बुद्धि को डिवाइड किया था। कितने भागों में? 7 भागों में। अब समझते हैं कि कैसे, वो कौन कौन से 7 भाग थे जिसपे इन्होंने बुद्धि को डिवाइड किया। देखिए, जो पहली बात हुई, जो पहला डिवीजन इन्होंने किया वो किया भाषाई योग्यता पे। भाषाई योग्यता यानी कि लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी। इन्होंने जो पहली बात की वो की वर्बल एबिलिटी की, कि बच्चा की जो भाषाई योग्यता है, भाई अगर आप किसी समस्या को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपके पास भाषाई योग्यता होनी चाहिए। अगर आप बोलने में ही अक्षम हो जाएं या फिर आप किसी चीज को, सामने वाला बोल रहा है, आपके पास भाषा का ही ज्ञान ना हो, मान लीजिए आप सबको हिंदी इंग्लिश आती है, अभी हम शुरू कर दें अरेबिक, शुरू कर दें अरेबिक, अरेबिक बोलता आया किसी को कुछ समझ में? मुझे भी नहीं आया, ये बात अलग है कि मुझे भी कुछ नहीं आया, पर आपको भी नहीं आया। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को हिंदी आती है और वो इंग्लिश में, हम अगर यहाँ पे पूरी क्लास अभी इंग्लिश में लेना शुरू कर दें, तो
अभी इंग्लिश से हमारा इतना परिचय तो हो ही गया है कि हाँ थोड़ा बहुत हमको समझ में आती है, पर अगर कहें कि पूरी की पूरी बात समझ में आएगी तो नहीं आएगी ना। तो सबसे पहली बात यहां पर जरूरी हो जाती है कि किसी भी समस्या के निराकरण के लिए और के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी होती है वो हमारी बुद्धि कौन सी जरूरत है। वर्बल एबिलिटी हमारे अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर भाषाई योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हमारी जो पहली बुद्धि है या फिर पहला जो टाइप है मानसिक योग्यता है वो है भाषाई योग्यता यानी कि वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के बाद हमारी जो दूसरी एबिलिटी है वो है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि शाब्दिक धारा प्रवाह, शाब्दिक प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। अब क्या होता है वर्ड फ्लुएंसी? आपने सुना होगा कि जब हम किसी स्पीच को हम किसी भाषा का ज्ञान रखते हैं तो पहली चीज है कि हमें बेसिक भाषा का ज्ञान है नहीं। बच्चों को अपने बचपन में देखा होगा कि वो तुतला के बोलते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो भी तुतला तुतला के बोलते हैं, ठीक है। अब यही कहा जाता है कि जब हम और आप कन्वर्शिएट कर रहे हैं, हम और आप जब बात कर रहे हैं तो इतना मस्त बोलिए कि सामने वाले का ध्यान बिल्कुल आपसे हटे ही ना, सामने वाले का ध्यान हटे ही ना, ऐसा बोलिए। आप बोल रहे हैं, सामने वाले का ध्यान ही नहीं जा रहा है, सामने वाले का ध्यान जा ही नहीं रहा है, आपके शब्द आधे तो आपके जबान से निकलते हैं, आधे अंदर ही रह जा रहे हैं। तो पहले हम भाषा का ज्ञान रखें, फिर उस भाषा को इतने अच्छे से बोलना सीखें, हमारे शब्दों का चयन इतना अच्छा हो कि सामने वाला उसको सुने तो कहे वाह कोई बंदा बोल रहा है, कोई अट्रैक्ट हो रहा है आपकी बातों से भी। कहते नहीं है कि लोग मेरी बातों से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यही होता है जब आपकी भाषा इतनी अच्छी होगी। आपका भाषा का ज्ञान तो हो है, अब आपके पास भाषा का अच्छा ज्ञान है, पर आप उसको अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप लड्डू को बड़े हो गए हैं, 25 साल की एज है आपकी और लड्डू को अड्डू बोल रहे हैं, तो कोई नहीं मानेगा। आप पानी को आज भी मम बोलिए, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो यही आता है वर्ड फ्लुएंसी। प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं वो क्वालिटी भी इसी में आती है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है किसी चीज का, वो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपके जो शब्दों का धारा प्रवाह है वो इतनी तेजी से, इतनी फ्लुएंटली निकले कि लगे कि हाँ इस बंदे को मैं एक क्वालिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी वर्ड फ्लुएंसी की क्वालिटी है ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब करती है। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आप बोलेंगे, लोग आपको समझेंगे, आपको लोग सुनेंगे। तो ऐसी अपनी पर्सनैलिटी को इतनी अच्छी बनाना है कि जहां खड़े हो जाएं और बोले तो 4 आदमी आपको सुने। तो ये हुई बात वर्ड फ्लुएंसी की। तो अगर वर्ड फ्लुएंसी लाने के लिए, अब भाई वर्ड फ्लुएंसी इसके बिना नहीं आएगी। आपको पहले, अगर आपके अंदर पहली जो चीज है वो अगर भाषाई योग्यता का ज्ञान है, तब आपके अंदर ये आ पाएगी। जब आपके अंदर भाषाई योग्यता है तभी आपके अंदर आएगी वर्ड फ्लुएंसी। समझ में आया ये दोनों चीजें, भाषाई योग्यता और वर्ड फ्लुएंसी, समझ में आया? ये दोनों बातें हो गई आपकी भाषा को लेके। तीसरी चीज जो है आपकी आती है वो आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। चलिए समझते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी को कि क्या होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए आपको जो 1 2 3 4 का ज्ञान है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, डीलिंग विद द नंबर्स, संख्याओं का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको हमने कहा कि 10 लाख, आपसे हमने कहा 10 लाख या 1 लाख, 20,000, 10,000। अब 20,000 लिखना है, आप 3 जीरो लगा के बैठे हैं, आपको संख्याओं का ज्ञान थोड़ा कम है। आपको एक चेक भरना था, हमने आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया, आपने कहा, आपसे कहा कि लीजिए इसको और 20,000 रुपए आप इसमें भर लीजिए। आपने क्या किया, फटाफट भरा, उसमें दो बार लिखा और लगाया 3 जीरो। आपके पास क्या नहीं है, आंकिक योग्यता का ज्ञान नहीं है। आपके अंदर किस चीज की कमी है? आपके अंदर कमी है न्यूमेरिकल एबिलिटी की। आपके अंदर कमी किस चीज की? आपके अंदर कमी हो गई न्यूमेरिकल एबिलिटी की। उस चक्कर में आप कितने का घाटा कर बैठे? आप घाटा कर बैठे अपना 18,000 का। मैं तो ना दे रहा दोबारा चेक आपको, मैं नहीं दे रहा आपको दोबारा चेक। भाई मैंने आपको एक बार चेक दिया, कहा भैया 20,000 भर लो, क्या रोज रोज मैं चेक दूं? अब मान लीजिए मैं चला गया दुबई, अब मैं आऊंगा 1 साल बाद, अब मैं आ रहा 1 साल बाद, और आपको पैसों की जरूरत आज है, आप 2,000 रुपए लगा के अकाउंट में भर लिया, 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, 18,000 अब आपको नहीं मिलने वाले। अब करिए उसकी खुद से व्यवस्था, ठीक। अब ये ना कहिएगा सर फोन पे से आप वहां से ट्रांसफर कर देंगे, वो सब अलग की बातें, समझना है हमको न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये हुई बात न्यूमेरिकल एबिलिटी की,
यानी कि आंकिक योग्यता बोलते हैं हिंदी में, कि हमें अंकों का ज्ञान बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। समझ में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी? देखिए हम एक एक पॉइंट बहुत आराम से ले रहे हैं, कोशिश करिए कि आपको समझ में आता चले। आंकिक योग्यता के बाद हम बात करते हैं स्पेशियल एबिलिटी की। स्पेशियल एबिलिटी क्या होता है? स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं स्थानिक योग्यता। क्या बोलते हैं? स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। क्या है ये? स्पेशियल एबिलिटी है। अच्छा, स्पेशियल एबिलिटी आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए, क्योंकि अभी तक की शायद वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, ये सारी चीजें आप लगभग बहुत पहले से आप सबको समझ में आती रही होगी, लेकिन स्पेशियल एबिलिटी समझने में कहीं ना कहीं सब लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्या होती है स्पेशियल एबिलिटी? स्पेशियल एबिलिटी वो एबिलिटी होती है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को हमने देखा, ठीक है, चीजों को रिलेट आप कितनी जल्दी कर लेते हैं, एक उनके जो एक पैटर्न होता है, उनका जो एक क्रम होता है, उसको आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब हमने आपको यह चीज दिखा दी कि यहां पर एक ब्लू रखा, फिर ग्रीन रखा, फिर येलो रखा, और फिर व्हाइट रखा, और फिर रेड रखा। ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट रेड, मैंने बोला ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट रेड। कितनों को मेरी बात याद हो गई? क्या आप जितने, जैसे मैंने बोला था कि आप बोल सकते हैं इसको? यही होती है आपकी स्पेशल एबिलिटी, कि आप स्थानिक योग्यता है, आप स्थान को कितनी अच्छी से तरीके से समझते हैं। इसका जो एक बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आप सबने वो एक डाइस वाला गेम तो देखा ही होगा, सबने आई थिंक देखा होगा। वो जो एक क्यूब नहीं आता है, ऐसे क्यूब आता था, उसको ऐसे, और फिर यहां पे मतलब कलर होते थे, और फिर इसको घुमा घुमा के, समझ में आ रहा होगा? एक आता है नहीं, ऐसे क्यूब आता है, और उसको फिर ऐसे घुमा के 3 लाइनें होती है, 3 ऐसे 6 का 3 9 होता है, और फिर उसको घुमा के पीला बनाओ, व्हाइट बनाओ, रेड बनाओ, ग्रीन बनाओ, मतलब 4 कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है, और आपको वो एक ही सरफेस पे उन चारों कलर्स को लेके आना होता है। वही उसी चीज को बोलते हैं स्पेशियल एबिलिटी। ठीक है, देखिए दो चीजों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट्स, दो चीजों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, चीजों की लोकेशन मतलब प्लेस याद रखने की जो योग्यता होती है, इसीलिए इसको स्थानिक योग्यता भी बोलते हैं, कि हमें उसकी प्लेस याद करना होता है, कि हाँ रिमेंबर करने की जो कैपेसिटी बोलते हैं इसी होती है, इसी को स्थानिक योग्यता बोलते हैं। भाई इस गेम में हमें क्या करना होता है? नीला एक तरफ, पीला एक तरफ, व्हाइट एक तरफ, यही तो करना होता है। बहुत मुश्किल गेम होता है, कुछ ही लोग खेल पाते हैं, बाकियों से तो होता भी नहीं होगा। समझ में आया भैया स्पेशियल एबिलिटी? इसको अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, चलिए अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो, तो इसको हम एक बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ समझते हैं, जो आपको मतलब एक पढ़ाई वाली बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब आपको समझ में आया तो गुड इनफ, नहीं समझ में आया तो आप कैसे याद रखेंगे? जो साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो स्पेशल एबिलिटी है उसको अगर डिफाइन करें तो सिंपली किसी 3D ऑब्जेक्ट में, किसी 3D ऑब्जेक्ट का अगर हम रिलेशन याद करने में सक्षम है तो उसी को बोलते हैं स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी, किसी भी चीज को जब हम याद करने में सक्षम होते हैं, किसी भी चीज को अगर हम याद करने में सक्षम होते हैं, तो यही होता है आपका स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी क्लियर हुआ? क्या होता है कि 3D ऑब्जेक्ट्स को जब हम मैनिपुलेट, उनको तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बना दें, और आप अगर उसको फिर से वैसा कर देने में सक्षम हैं, उसके सही सर, एक सिंपल सा आप एग्जांपल याद आया, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हम करते क्या है, एक आपने गेम देखा होगा बचपन में, एक पजल वाला गेम आता था, कि जिसमें सही चीज को लगाकर एक आकृति बनानी होती थी, एक सही चीज उसको तोड़ फोड़ के एक आता था, पजल गेम बोलते थे, कि सारी चीजें तोड़ के रख देती थी, और फिर उसको जोड़ कर एक आकृति बना के तैयार करनी होती थी। तो वो सारी चीजें कि किसी चीज के स्थान को डिसाइड करने में, 3D ऑब्जेक्ट्स में अगर आप स्थान डिसाइड करने में सक्षम है, तो वो आपकी स्पेशियल एबिलिटी यानी कि स्थानिक योग्यता होती है। आप समझ में आया? वो पजल वाला गेम से तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये सही किसी ने ना देखा हो, लेकिन वो पजल वाला गेम तो सबको पता होगा। क्या होता था
कि अरे ऐसे ऐसे निशान आते थे, अभी जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसको एक जगह रख दिया, फिर इसको 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 एक जगह रख दिया, अब इसको 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 ऐसे करके रख दिया, फिर इसको इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया, फिर इसको, अब इसी के बीच में लाके हमें कुछ जोड़ना हो, इसी के बीच में लाके इसको मान लीजिए उठा के यहां जोड़ दिया, इसको उठा के किसी और तरफ से जोड़ा, तो फिर आपकी एक चीज बन जाती थी। तो यही चीज है आपकी स्पेशियल एबिलिटी। आई होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा स्थानिक योग्यता या स्पेशियल एबिलिटी। चलिए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका स्मृति योग्यता। क्या है आपका नेक्स्ट? स्मृति योग्यता, यानी कि मेमोरी एबिलिटी। क्या है? मेमोरी एबिलिटी। फिर काफी आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। मेमोरी एबिलिटी यानी कि स्मृति योग्यता। स्मृति योग्यता यानी कि आप चीजों को कितना ज्यादा से ज्यादा याद रखने में सक्षम है। आप चीजों को कितना ज्यादा से ज्यादा याद रखने में सक्षम है, यही होता है आपकी मेमोरी एबिलिटी। आप गए, आपने किसी चीज को देखा, आपको कितने लंबे टाइम तक, आप कुछ लोग जो होते हैं कि चीजों को एक बार देख लेते हैं, दोबारा भूलते ही नहीं है। अभी रिसेंटली आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आई मेट विद अ गाय, एक व्यक्ति से मैं मिला, उसके सामने आप कुछ भी बोल दीजिए, इवन 1 to 100 में लेके आप 10 से 15 अंक की कोई डिजिट बोल दीजिए। आप बोल दीजिए 23,56,52,484। एक बार बोलिए, इवन ये तो बहुत छोटी डिजिट वाले बोलिए 23 करोड़, इवन 10 to 15 डिजिट्स, 15 प्लेसेस की डिजिट्स आप 1241296784321, आपने इतना बोला, आप दोबारा नहीं बोल पाएंगे। और उस सब व्यक्ति के सामने आप बोल दीजिए, उसने अपनी प्रैक्टिस के जरिए, ये सारी की सारी एबिलिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको सबको प्रैक्टिस के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ नहीं सकती, प्रैक्टिस के जरिए हम इन सभी को बढ़ा सकते हैं। तो वही मेमोरी एबिलिटी भी उस व्यक्ति ने अपनी इतनी तेज कर रखी थी, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी चीज के लिए भी है भी। तो इसको उसने कैसे बढ़ाया मेमोरी एबिलिटी को? हमारे और आपके सबके पास है मेमोरी एबिलिटी, लेकिन इस मेमोरी एबिलिटी को उसने बढ़ाया है, उसने इस मेमोरी एबिलिटी को बढ़ाया है। तो यही हुई आपकी स्मृति योग्यता, कि आप चीजों को कितनी जल्दी याद करने में सक्षम होते हैं। भाई याद तो हमें भी रह जाता है, याद ना रहे तो मम्मी पापा को आज सुबह मम्मी बेटा मैं मम्मी ये पापा, अब बेटा गया स्कूल लौट के आया, आप दोनों कौन है भैया, अंकल आंटी आप कौन है? लेकिन मेमोरी होती है ना, तभी तो। बस किसी की फास्ट होती है, उसने ज्यादा मेहनत की होती है, तो उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। स्मृति योग्यता को भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट में एबिलिटी की, जो कि है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक योग्यता। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। अब क्या होती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी? रीजनिंग एबिलिटी आपका आ गया आपके बोर्ड के ऊपर, फिर भी चलिए आपको दिख रहा है रीजनिंग एबिलिटी। किसी चीज के बारे में तर्क करने की योग्यता, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। सबने रीजनिंग एक सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, तो इसलिए आई थिंक ये समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि क्या होता है रीजनिंग एबिलिटी। आप किसी चीज के बारे में कितना अच्छे से तार्किक तर्क करते हैं। देखिए उन लोगों की बात ही नहीं करते हैं इसमें कि जो कुछ भी हो हम ही सही हैं, उन लोगों की बात नहीं होती है। जो लोग एक स्पष्ट तर्क के द्वारा अपने आप को सही साबित करते हैं कि जो हाँ जो इस चीज को अगर हम ऐसे करें तो ये ऐसे सही हो जाएगा, उनकी बात करते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी में। तो ये हुई बात आपकी रीजनिंग एबिलिटी की। अब रीजनिंग एबिलिटी के बाद जो आपका लास्ट है वह है आपका, फिर से एक इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण योग्यता यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्शन बनाना दिमाग में। देखिए हम हर चीज के बारे में अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड है आपका परसेप्चुअल एबिलिटी। अब इसको हम परसेप्चुअल से कम और समझेंगे इसको, लेकिन इसको समझेंगे हम प्रत्यक्षीकरण योग्यता के नाम से। परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक, अब क्या होता है आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी, समझते हैं इसको हम। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्ष इसमें से निकालिए, प्रत्यक्षीकरण में से प्रत्यक्ष निकालिए, यानी कि जो चीजों को आप अपने प्रत्यक्ष देखते हैं, आप अपने सेंस ऑर्गन से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको,
जैसे कि आपने अलग अलग चीजों की खुशबू से उनको पहचान रखा है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, वो वाला गाना, वो जो है उसने क्या किया है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, इसमें उसने क्या किया है, उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया है एक परसेप्शुअल एबिलिटी। क्या डेवलप किया है? परसेप्शुअल एबिलिटी, कि वो अलग अलग लोगों की ऑर्डर यानी कि उसकी महक से पहचान लेगा। तो यही होता है, आप पिज्जा खाएंगे एक अलग टेस्ट मिलेगा। आप घर में अच्छा देखिए, बहुत लोग कहते हैं आज घर में सिवई बनी है, आज घर में खीर बनी है, आज छोला बना है। कैसे पहचानते हैं आप? क्योंकि आपने अपने दिमाग में प्रत्यक्षीकरण से आप इतनी बार छोले के सामने मतलब आ नहीं चुके, छोले को आप खा चुके हैं इतनी बार कि आपको उसकी खुशबू पता चल गई है। तो आपने उसका एक परसेप्शन, उसका एक प्रत्यक्षीकरण अपने दिमाग में बना के रख लिया है कि हाँ ये ऐसा होता है। ऐसे ही टेस्ट से, पिज्जा खाएंगे एक अलग टेस्ट है, आप पानी पूरी खाएंगे एक अलग टेस्ट है, टिक्की खाएंगे एक अलग टेस्ट है। तो उसी का हमने दिमाग में एक परसेप्शन बना रखा है। तो हम जो अपने सेंस ऑर्गन की मदद से प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को एक अपने दिमाग में एक परसेप्शन बैठा लेते हैं, एक प्रत्यक्षीकरण उस चीज का कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं परसेप्शुअल एबिलिटी। कुछ लोगों की बहुत अच्छी है कि जैसे कि मेरी एक नोन होंगे या फिर आपके भी कुछ नोन में होंगे कि आप तो नहीं, सब में से सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि घर में कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो गेट पे एंट्री करेंगे पहले बता देंगे आज घर में ये बना है। उनकी परसेप्शुअल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बस इतनी सी बात है। और वो कुछ तो गॉड गिफ्टेड भी होती है और कुछ लोग उस बीच में। अब जैसे अब बावर्ची आपके घर में आ जाए, इफ समवन इज अ शेफ, अगर कोई शेफ आता है आपके घर में, उसको मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट भी लगेगा, क्योंकि वो खानों के इतने खुशबुओं के बीच में रह चुका है कि वो 1 सेकंड के अंदर बता देगा कि घर में क्या बना है। इफ समवन इज फूडी, अगर कोई फूडी व्यक्ति है कि जो तरह तरह की डिशेस खाता रहता है, वो 1 सेकंड के अंदर टेस्ट करके बता देगा। मुझे तो दाल में नमक भी कम हो जाता है, तो मैं यही कहता हूं घर पे कि आज कुछ दाल में कम है, ये नहीं बता पाता कि नमक कम है। बट इफ समवन इज अ फूडी, वो आराम से बता देगा कि हाँ इसमें आज ये वाला मसाला नहीं पड़ा है। तो यही होता है आपका परसेप्शुअल एबिलिटी। आई होप परसेप्शुअल एबिलिटी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो समझाने वाली चीजें थी वो आपकी परसेप्शुअल एबिलिटी और स्पेशियल एबिलिटी, यही दोनों चीजें थी जो थोड़ा कम समझ में आती हैं। आई होप दोनों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्पेशियल एबिलिटी क्या होता है? स्पेशियल एबिलिटी किसी भी 3D चीज के स्थान को तोड़ मरोड़ कर समझते हैं, जो हम उसकी स्थान को याद रखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेशियल एबिलिटी। और परसेप्शुअल एबिलिटी आप जो अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से, आप अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से जिन चीजों को समझते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, कि जैसे कि किसी खाने की खुशबू या फिर टेस्ट, इस हिसाब से जो हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से जो चीजें सीखते हैं उसको बोलते हैं परसेप्शुअल एबिलिटी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा लुईस थर्स्टन का सिद्धांत। लुईस थर्स्टन ने जो प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं वो 7 बताई हैं। लुईस थर्स्टन ने जो प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं वो 7 बताई हैं, और इसको आप VWNSMRP, VWNSMR और P, क्योंकि मैंने P ऊपर लिख दिया है तो PMR नहीं, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक, इसको याद रखेंगे कि कैसे, अगर कभी भी देखिए याद रखने का हमेशा कहीं ना कहीं से उसको रिलेट कर लिया करिए, बहुत आसानी से याद हो जाता है। आप इसको अगर इस तरह से याद करते हैं तो आई थिंक आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक और लोग का सिद्धांत ले लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। ले लेते हैं हम थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जी को नहीं लेंगे तो वो हो जाएंगे नाराज, तो क्योंकि हमने उनसे कहा था कि आज की क्लास में हम आपके बारे में बात करेंगे, आइएगा जरूर और देखिएगा जरूर। तो चलिए बात करते हैं अब थॉर्नडाइक साहब की, पर फिर भी लुईस थर्स्टन को भूलना नहीं है क्योंकि वो है बहुत इंपॉर्टेंट। VWNSMRP, VWNSMRP, ये देखिए VWNSMRP, 1 2 3 4 5 6 7, आपके सातों कवर हो गए। इसको ऐसे याद रखिए। V फॉर, देखिए V फॉर वर्बल, V फॉर वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, N for numerical, S for spatial, M for mathematical, नहीं न्यूमेरिकल हो गया है, VWNSM, आपका क्या आएगा M, VWNSMRP, यानी कि मेमोरी हो जाएगा आपका VWNS मेमोरी। मेमोरी के बाद रीजनिंग,
रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका ये बचता है पी। क्या है आपका पी? जो अभी मैंने आपको समझाया था, पी के मतलब पी के नहीं समझाया था, मतलब आपको परसेप्शुअल समझाया था, तो वो है आपका परसेप्शुअल। इसको इस तरह से याद रखेंगे, परसेप्शुअल। अगर आप VWNSMRP को समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब फिर हम समझते हैं थॉर्नडाइक को। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस पे आपको दोबारा एक ये बता दिया है कि VWNSMRP को अगर आप अलग कर लेंगे तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं थॉर्नडाइक साहब की। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? देखिए चीजों को याद रखिएगा। उन्होंने क्या दिया था? समूह कारक सिद्धांत। उन्होंने क्या दिया था? समूह कारक सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक को। तो थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और उन्होंने दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। किसने? लुईस थर्स्टन ने। क्या दिया था? समूह कारक का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने दिया है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को आणविक या बालू या रेत का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इसी वजह से इसको बोला गया है आणविक, बालू या रेत का सिद्धांत। हमारी बुद्धि में कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी दो मानसिक क्षमताएं आपस में, जिसमें कोई भी समान नहीं है। मतलब कि एक जो व्यक्ति, जैसे हमारी वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो भाषाई योग्यता सिर्फ भाषा का ही तो काम करेगी, अब वो याद रखने का तो काम नहीं करेगी ना। तो यही कहा है इन्होंने कि हमारी जो बुद्धि है ये कई क्षमताओं का समागम है, और इनमें से कोई भी समान नहीं है। कोई भी जो दो बुद्धि है वो आपस में समान नहीं है। तो ये हुई बात थॉर्नडाइक की। ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि कैसे हमारी दो बुद्धि समान नहीं है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक क्षमता के लिए एक अलग कारक बनेंगे और बहुकारक प्राप्त होगा। मतलब हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके जब विभिन्न विभिन्न चरणों में पहुंचेंगे तो उस हर के लिए एक अलग कारक बनेगा। मतलब कि भाषा से रिलेटेड दिक्कत आई तो भाषाई योग्यता आ गई, मेमोरी से रिलेटेड तो मेमोरी एबिलिटी आ गई, रीजनिंग में आए तो रीजनिंग एबिलिटी आ गई। मतलब जितने भी अलग चीज की हमें जिस अलग तरह का कि हम समस्या में जब हम घिरेंगे तो हमारे पास एक अलग कारक बन के आ जाएगा बुद्धि का, और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। यही कहा है थॉर्नडाइक ने कि प्रत्येक क्षमता के लिए अलग कारक बनेंगे, प्रत्येक क्षमता के लिए अलग कारक बनेंगे, और हमें बहुकारक सिद्धांत प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब इन्होंने बताए हैं कि बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। सॉरी इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए हैं। पहली जो बुद्धि बताई है वो बताई है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। दूसरी बताई है अमूर्त, और तीसरी बताई है सामाजिक बुद्धि। चलिए समझते हैं हम कि क्या होती है मूर्त बुद्धि। क्या होती है मूर्त बुद्धि? देखिए मूर्त मीन्स पता है आपको क्या होता है कि मूर्त मीन्स होता है ठोस। देखिए यांत्रिक मीन्स होता है मैकेनिकल, और मूर्त मीन्स होता है ठोस। जिस बुद्धि का इस्तेमाल हम अपनी व्यक्ति, मतलब जिस बुद्धि में चीजों को सॉलिड रूप में देख कर करता है, मतलब कि उसको पता है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, उसकी आंखों के सामने वो चीज उसको दिख रही है, वो हो गया उसका मूर्त बुद्धि। फिर जो आपकी नेक्स्ट बात है वो आई है आपकी अमूर्त बुद्धि। क्या होती है अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि? देखिए अमूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें आप चिंतन करते हैं, चीजें आपके सामने नहीं होती हैं, आप ऐसे बैठ के चिंतन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, फिर ऐसे होता तो ये हो जाता, और वहीं से आप एक कंक्लूजन डिसाइड करते हैं। आप चीजों से वास्तविकता में परिचित नहीं होते हैं, आपने उनसे कभी देखा भी नहीं होता है, आप उनसे परिचित भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे बैठेंगे और सोचेंगे कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं ऐसा हो जाता, तो ये हो जाता। तो फिर इस बात को अगर हम फिर गणित का कोई प्रॉब्लम कर, अगर 2 + 2 4 होता है तो 4 और इंटू 2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो मतलब जो ये हमने उन चीजों को रियलिटी में नहीं देखा होता है, बस एक परसेप्शन करके सोच के उन चीजों के बारे में हम जब सोचते हैं तो वहां पर काम करती है कौन सी बुद्धि? हमारी अमूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि सिर्फ वहां पे काम करती है जहां पर जानी पहचानी देखी हुई चीजों की बात करते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं तो बात होती है मूर्त बुद्धि की। फिर जब बात करते हैं जिन चीजों को हम देखे नहीं हुए होते हैं, वहां पर बात आती है तो अमूर्त बुद्धि।
और फिर थर्ड जो है आपका, वो आती है आपकी सामाजिक बुद्धि। जब हम समाज में रह रहे होते हैं, हम समाज के नियमों का अनुपालन कर रहे होते हैं और समाज से कुछ सीख रहे होते हैं, या समाज में हम अपना निर्वाहन, समाज के साथ अपना जब समायोजन करना होता है, सबसे बड़ी बात यही है कि जब समाज के साथ हमारा समायोजन हो रहा होता है, हम समाज में अपना समायोजन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो बुद्धि एक्टिव रहती है, उस टाइम पे जो बुद्धि एक्टिव रहती है वो होती है आपकी सामाजिक बुद्धि। क्या कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट लुईस थर्स्टन और थॉर्नडाइक। आज दो लोगों को कवर किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक दो लोगों को लेंगे और पूरे के पूरे सिद्धांत आई थिंक आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बुद्धि की कुछ परीक्षण, परिभाषाएं, इन सारी चीजों पे चलेंगे। बुद्धि के सिद्धांत आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए आपका। तो अभी तक जितने भी सिद्धांत हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट से वीडियो जाके उठाकर देखिए, पूरे के पूरे सभी सिद्धांत नोट्स बनाकर आराम से पढ़िए, एग्जाम टाइम्स पे बहुत काम आने वाला है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।